नमस्कार। आज हम देखने वाले सी टेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इसमें हमने पर्यावरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। ये वो प्रश्न हैं जो सी टेट की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मानचित्रण यानी कि मैपिंग सिखाने से बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? विकल्प ए स्थानों की सापेक्ष स्थिति और दिशाओं की समझ, विकल्प बी केवल सुंदर चित्र बनाने की कला, विकल्प सी रेखा गणित का पूर्ण ज्ञान, विकल्प डी दूरियों को रटने की क्षमता। तो इसका सही आंसर हो जाता है विकल्प ए स्थानों की सापेक्ष स्थिति और दिशाओं की समझ। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र सिखाने से बच्चों में विकास होता है। प्रश्न नंबर 2। तरुण भारत संघ नामक संस्था के संस्थापक कौन है जिन्होंने जल संरक्षण पर कार्य किया? विकल्प ए सुंदरलाल बहुगुणा, विकल्प बी राजेंद्र सिंह जिनको जल पुरुष कहा जाता है, विकल्प सी मेधा पाटकर, विकल्प डी बाबा आमटे। तो हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी राजेंद्र सिंह जिनको जल पुरुष कहा जाता है। उन्होंने तरुण भारत संघ नामक संस्था स्थापित की थी। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? इसके मुख्य नेता कौन थे? तो विकल्प ए है उत्तराखंड सुंदरलाल बहुगुणा, विकल्प बी है राजस्थान अमृता देवी बिश्नोई, विकल्प सी मध्य प्रदेश मेधा पाटकर, विकल्प डी कर्नाटक अप्पिको। तो हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए। जो चिपको आंदोलन है इसका संबंध है उत्तराखंड से और सुंदरलाल बहुगुणा इसके मुख्य नेता थे। प्रश्न नंबर 4। अमृता देवी बिश्नोई ने किस वृक्ष की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी? विकल्प ए बरगद, विकल्प बी खेजड़ी, विकल्प सी पीपल, विकल्प डी नीम। तो हमारा सही आंसर हो जाता विकल्प बी खेजड़ी, जो राजस्थान से संबंधित है अमृता देवी बिश्नोई, और खेजड़ी के वृक्ष की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। विकल्प बी सही होता है चौथे का। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। पक्षियों के कान के बारे में कौन सा कथन सही है? पक्षियों के कान के बारे में कौन सा कथन सही है? विकल्प ए पक्षियों के बाहरी कान होते हैं, विकल्प बी पक्षियों के सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं, विकल्प सी पक्षियों के कान बिल्कुल नहीं होते, विकल्प डी केवल मादा पक्षियों के ही कान होते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी पक्षियों के सिर में दोनों तरफ छोटे छेद होते हैं जो कानों से ढके होते हैं, वही इनके कान होते हैं, बाहरी कान नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 6। जिन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं और बाहरी कान दिखाई देते हैं वे क्या होते हैं? अंडे देते हैं, बच्चे देते हैं, पानी में रहते हैं, उड़ सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 का हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं और बाहरी कान दिखाई देते हैं वे बच्चे देते हैं। जिनके शरीर पर बाल नहीं होते और बाहरी कान नहीं होते वो सब अंडे देते हैं। आप देखते हैं प्रश्न नंबर 7। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे कितना दूर तक ज़्यादा देख सकते हैं? विकल्प ए 2 गुना, विकल्प बी 4 गुना, विकल्प सी 6 गुना, विकल्प डी 10 गुना। चील, बाज और गिद्ध हमसे मतलब मनुष्य से कितना ज़्यादा देख सकते हैं? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी। प्रश्न नंबर 8। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर किन रंगों को देख पाते हैं? विकल्प ए काला और सफ़ेद, विकल्प बी कुछ ही रंग सम कलर्स, विकल्प सी सभी प्राथमिक रंग, विकल्प डी केवल लाल रंग। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी कुछ ही रंग देख पाते हैं दिन में जागने वाले जानवर, विकल्प बी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 9। रात में जागने वाले जानवर जैसे उल्लू हर चीज को किस रंग में देखते हैं? विकल्प ए केवल हरे और पीले, विकल्प बी केवल काले और सफ़ेद, विकल्प सी केवल लाल और नीले, विकल्प डी सभी रंगों में। तो 9 का हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी जो रात को जागते हैं जानवर वो काला और सफ़ेद देख पाते हैं सिर्फ। प्रश्न नंबर 10। बाघ के मूंछों की क्या विशेषता होती है? जो बाघ की मूंछें होती हैं उनकी क्या विशेषता होती है? विकल्प ए वे केवल सुंदरता के लिए होती हैं, विकल्प बी वे हवा में हुए कंपनों को भांप लेती हैं और शिकार की सही दिशा का स्थिति का पता लगाती हैं, विकल्प सी वे उसे ठंड से बचाती हैं, विकल्प डी वे अन्य बाघों को आकर्षित करती हैं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी यानी कि वे हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं बाघ की मूंछें और शिकार का सही स्थिति का पता लगाती हैं बाघ की मूंछें। प्रश्न नंबर 11। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अलावा एक सींग वाले गैंडे किस राज्य में के जंगलों में पाए जाते हैं? विकल्प ए पश्चिम बंगाल, विकल्प बी गुजरात, विकल्प सी राजस्थान, विकल्प डी तमिलनाडु। तो 11 का हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान असम उसके अलावा जो एक सींग वाले गैंडे पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 12। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? विकल्प ए हिमाचल प्रदेश, विकल्प बी उत्तराखंड, विकल्प सी उत्तर प्रदेश, विकल्प डी मध्य प्रदेश। तो जो जिम कॉर्बेट उद्यान है वो उत्तराखंड में स्थित है, बी विकल्प सही होता है।
और जिम कॉर्बेट उद्यान की स्थापना 1936 में होती है। तब इसका भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान होता है जिम कॉर्बेट, तब इसका नाम होता है हेली नेशनल पार्क। उसके बाद इसका नाम रखा जाता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और जिसके बीच से जो रामगंगा नदी बहती है, और अभी हाल में इसका नाम रख दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क। तो तीनों नाम इसके याद रखिए आप देखते हैं प्रश्न नंबर 13, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित पक्षी अभयारण्य का क्या नाम है? राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित जो पक्षी अभयारण्य है उसका नाम क्या है? विकल्प ए केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, विकल्प बी सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, विकल्प सी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, विकल्प डी डेजर्ट नेशनल पार्क। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, जो राजस्थान के भरतपुर में है पक्षी अभयारण्य, उसका नाम है केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य। प्रश्न नंबर 14, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण में कहानी कथन यानी स्टोरी टेलिंग विधि का क्या मुख्य लाभ है? विकल्प ए बच्चों के अनुभव संसार को जोड़ना और अंतर विषय समझ विकसित करना, विकल्प बी कक्षा का समय आसानी से बिताना, विकल्प सी केवल कठिन शब्दों को अर्थ बताना, विकल्प डी परीक्षा की तैयारी करवाना। तो इसका सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, बच्चों के अनुभव को संसार से जोड़ना और अंतर विषय समझ विकसित करना प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण में कहानी कथन विधि का मुख्य लाभ है या उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, कांसा यानी ब्रोंज किस प्रकार का पदार्थ है? कांसा या ब्रोंज किस प्रकार का पदार्थ है? ए विकल्प शुद्ध तत्व, बी विकल्प मिश्र धातु, सी विकल्प यौगिक, डी विकल्प अधातु। तो 15 का हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, ये मिश्र धातु है। कांसा जो तांबा और टिन से बनाया जाता है, तांबा और टिन के मेल से बनता है कांसा। प्रश्न नंबर 16, पौधों में जड़ों का मुख्य कार्य कौन सा नहीं है? विकल्प ए खनिज और जल और खनिज का अवशोषण करना, विकल्प बी पौधों को सहारा देना, विकल्प सी भोजन भंडारण करना, विकल्प डी प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाना। तो जड़ों का मुख्य कार्य नहीं है डी प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाना। ये कार्य किसका है? ये कार्य पत्तियों का, बाकी खनिज और जल का अवशोषण करना, पौधों को सहारा देना, भोजन भंडारण करना, ये सारे काम जड़ों के हैं। प्रकाश संश्लेषण का जो काम है वो पत्तियों का होता है। आप देखते हैं प्रश्न नंबर 17, बरगद के पेड़ की लटकन वास्तव में क्या होती है? जो लटकती हुई जड़ें वो क्या होती है? ए विकल्प उसकी शाखाएं, बी विकल्प उसकी जड़ें जो खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं, विकल्प सी उसके फल, विकल्प डी उसकी पत्तियां। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, जो लटकती हैं वो उसकी जड़ें होती हैं जो खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। इनकी सहायता से पेड़ बड़ी दूर तक फैलता चला जाता है। प्रश्न नंबर 18, हमारे देश के किस राज्य में लोग उबलते हुए टेपियोका को नारियल की करी के साथ खाते हैं? टेपियोका पता नहीं क्या होता है, कोई शाक होता है या कोई जानवर होता है, आप गूगल पे सर्च करके देखिए टेपियोका क्या होता है। विकल्प ए आंध्र प्रदेश, विकल्प बी केरल, विकल्प सी तमिलनाडु, विकल्प डी कर्नाटक। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, उबलते हुए टेपियोका को लोग करी के साथ खाते हैं केरल में। देखते हैं प्रश्न नंबर 19, उंधियू किस राज्य की डिश है जो मिट्टी के मटके में कोयले पर पकाई जाती है? उंधियू नामक एक डिश है जो मिट्टी के मटके पर में कोयले पर पकाई जाती है, किस राज्य की है? विकल्प ए गुजरात, विकल्प बी महाराष्ट्र, विकल्प सी राजस्थान और विकल्प डी पंजाब। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, ये उंधियू जो डिश है वो गुजरात की है, मिट्टी के मटके में कोयले पर पकाया जाता है। प्रश्न नंबर 20, प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस के आकलन के लिए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है? विकल्प ए केवल सत्र के अंत में परीक्षा लेना, विकल्प बी सतत एवं रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, विकल्प सी केवल मौखिक परीक्षा लेना, विकल्प डी बच्चों को रैंक देना। तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा विकल्प बी, सतत और रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट, विकल्प बी इज राइट। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 21, एनसीएफ के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में पर्यावरण सुरक्षा की भावना का विकास कैसे किया जाना चाहिए? एनसीएफ से मतलब है एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय फ्रेमवर्क करिकुलम। विकल्प ए व्यवहारिक गतिविधियों और प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा, विकल्प बी केवल भाषण देकर, विकल्प सी बड़े बड़े पोस्टर लगवाकर, विकल्प डी परीक्षा में अंक बताकर। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, व्यवहारिक गतिविधियों और प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा पर्यावरण सुरक्षा की भावना का विकास किया जाना चाहिए एनसीएफ 2005 के अनुसार। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस का एकीकृत विषय नहीं है? विकल्प ए विज्ञान, विकल्प बी सामाजिक विज्ञान, विकल्प सी पर्यावरण, विकल्प डी प्राचीन दर्शन शास्त्र। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प डी, जो प्राचीन दर्शन शास्त्र है ये ईवीएस का विषय नहीं है। इस ईवीएस में विज्ञान आ जाता है, सामाजिक विज्ञान आ जाता है, पर्यावरण शिक्षा आ जाती है। प्रश्न नंबर 23, मलेरिया फैलाने वाले मच्छर यानी कि मादा एनाफ्लीज के प्रजनन को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? विकल्प ए जमे हुए पानी में मिट्टी का तेल डालना, विकल्प बी केवल कमरे में अगरबत्ती लगाना, विकल्प सी
पानी के बर्तन खुले रखना। विकल्प डी, कूलर की सफाई ना करना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, जमा हुए पानी में मिट्टी का तेल डालना, जिससे मादा एनाफिलीज जो मच्छर है उसके प्रजनन को रोका जा सकता है। उसका जो अंडे दे देता पानी की सतह पर वो सब निष्क्रिय नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 24, पानी पर मिट्टी का तेल डालने से मच्छर के लार्वा क्यों मर जाते हैं? अभी पिछले प्रश्न में जो बात कही कि उसी का आगे विस्तार है। तेल पानी का पृष्ठ तनाव कम करता है, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है। विकल्प बी, तेल में जहर होता है। विकल्प सी, तेल ठंडा होता है। विकल्प डी, लार्वा तेल पी लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, तेल पानी का पृष्ठ तनाव कम करता है, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है। यानी कि तेल की उसके ऊपर एक सतह बन जाती है, जिससे उसके अंदर ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है और लार्वा जो है वो मर जाते हैं। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। तालाबों का देश जल प्रबंधन प्रणाली के लिए अल बिरूनी ने भारतीय राज्य के कारीगरों की प्रशंसा की। विकल्प ए, भारत, राजस्थान और जैसलमेर क्षेत्र में। विकल्प बी, नेपाल में। विकल्प सी, चीन में। विकल्प डी, श्रीलंका। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है प्रश्न नंबर 25 का ए विकल्प, जो राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में इसने प्रशंसा की। पानी का जो प्रबंधन देखा, जल प्रबंधन प्रणाली, तो अल बिरूनी ने राजस्थान क्षेत्र के लोगों की प्रशंसा की है। प्रश्न नंबर 26, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सिखाने में सहानुभूति और समावेशी वातावरण का निर्माण कैसे होता है? विकल्प ए, विविधता का समान और सामूहिक शिक्षण गतिविधियों द्वारा। विकल्प बी, केवल होशियार बच्चों को स्थान देकर। विकल्प सी, छात्रों को अलग अलग बिठाकर। विकल्प डी, कड़ी प्रतियोगिता कराकर। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, विविधता का सम्मान और सामूहिक शिक्षण गतिविधियों के द्वारा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सिखाने में सहानुभूति और समावेशी वातावरण का निर्माण किया जाता है। आप देखते हैं प्रश्न नंबर 27, कुड़ुक भाषा भारत के मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? कुड़ुक भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो विकल्प ए होता है झारखंड। विकल्प बी, गोवा। विकल्प सी, पंजाब। विकल्प डी, केरल। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, जो कुड़ुक भाषा है वो झारखंड में बोली जाती है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। 28 नंबर प्रश्न, चिराव लोक नृत्य में किस वस्तु का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है? विकल्प ए, बांस की डंडियां। विकल्प बी, कांसा के बर्तन। विकल्प सी, लकड़ी के मुखौटे। विकल्प डी, सूती कपड़े। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है बांस की डंडियां। जो चिराव लोक नृत्य है उसमें बांस की डंडियों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 29, खेजड़ी वृक्ष की लकड़ी की मुख्य विशेषता क्या है? विकल्प ए, इसमें कभी कीड़ा नहीं लगता है। जो खेजड़ी वृक्ष है उसकी लकड़ी की विशेषता क्या है? विकल्प ए, इसमें कीड़ा नहीं लगता। विकल्प बी, ए, तुरंत सड़ जाती। विकल्प सी, ये पानी में डूब जाती। विकल्प डी, इसे मोड़ना असंभव है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, जो खेजड़ी वृक्ष की लकड़ी, इसमें कभी कीड़ा नहीं लगता, घुन नहीं लगता, खराब नहीं होती है। प्रश्न नंबर 30, ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में कहानी और किस्से शामिल करने का क्या उद्देश्य है? विकल्प ए, विषय को रोचक और आनंददायक बनाना तथा काल्पनिक शक्ति बढ़ाना। विकल्प बी, केवल पाठ्यपुस्तकों के पन्नों को भरना। विकल्प सी, छात्रों को गृह कार्य देना। विकल्प डी, परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछना। तो इसका सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, ईवीएस में पाठ्यपुस्तक में कहानी और किस्से शामिल करने का मुख्य उद्देश्य है विषय को रोचक और आनंददायक बनाना तथा कल्पना शक्ति का विकास करना या बढ़ाना। ये हमने 30 प्रश्नों को देख लिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। धन्यवाद।